नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ। पेपर 1 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है जिसको मैं सॉल्व करूंगा। ये बाकी विश्वविद्यालय जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमजे पेरू बरेली रुहेलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, या ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी में पूछे जाएंगे। ठीक है, 2027 की परीक्षा में, 2026 की परीक्षा में जिनका बचा उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा शास्त्र की पेपर 1 में आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये 75 क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन यहाँ से कम आपके 150 क्वेश्चन तैयार होने वाले, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने का प्रयास रहेगा। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं बिना समय गंवाए हुए। चले दोस्तों, तो यहाँ पर आ चुका है आपका BA 6 सेमेस्टर पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर एजुकेशन के। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर है। 2 घंटे का समय दिया जाता है, अधिकतम मार्क्स 75 है और 75 क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपको करने होते हैं। किसी किसी में 100 क्वेश्चन दिया जाता है और 75 प्रश्न ही करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सब देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, शैक्षिक संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो शैक्षिक संगठन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप अदर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो गलत हो जाएंगे, जैसे कि लाभ कमाना शैक्षिक संगठन का उद्देश्य नहीं होता है, राजनीतिक प्रभाव भी नहीं होता, भवनों का निर्माण करना भी शैक्षिक संगठन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका प्राइमरी जो गोल्स होता है वो ये होता है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस को सही से पढ़ा जाए, उनके ऑप्शंस पर गौर फरमाया जाए, तो आपके आंसर ऑटोमेटिक निकल आते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक संगठन या शैक्षिक संगठन की विशेषता है? औपचारिक माने होता है फॉर्मल। ठीक है, तो एक जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि औपचारिक शैक्षिक संगठन की विशेषता ये होती है दोस्तों कि इसमें एक निश्चित यानी एक फिक्स्ड करिकुलम होता है, एक अच्छा सिलेबस फिट होता है और एक पदानुक्रम यानी हायरार्की भी होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जबकि अनौपचारिक शैक्षिक संगठन की अगर बात की जाए तो उसमें मूल्यांकन नहीं होगा, नियमों की कमी होगी, आकस्मिक शिक्षा की कोई मतलब नहीं होगा, कैजुअल चीजें होगी। तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं। औपचारिक शिक्षा में निश्चित पाठ्यक्रम और पदानुक्रम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कक्षा 1 में पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट आप कक्षा 5 में नहीं जाएंगे, आप कक्षा 2 में जाएंगे, फिर कक्षा 3 में जाएंगे। तो हायरार्की ये चलती है सीधा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, शैक्षिक संगठनों को माना जाता है, शैक्षिक संगठनों को हम लोग एक क्या मानते हैं? बंद प्रणाली नहीं, केवल भौतिक संरचना, अस्थायी समूह नहीं, एक सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम माना जाता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जैसे आप देखते हैं विद्यालय या शैक्षिक संगठन समाज का एक छोटा सा रूप होता है। समाज के विभिन्न अंगों के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि शिक्षक हो गए, छात्र हैं, अभिभावक हैं, समाज में रहते हैं, आपस में अंतरक्रिया करते हैं, तो वही सब लोग स्कूल में भी रहते हैं। तो एक सोशल सिस्टम मान सकते हैं हम स्कूल को। 4 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, शैक्षिक संगठन में केंद्रीय व्यक्ति कौन होता है? शैक्षिक संगठन में केंद्रीय व्यक्ति कौन होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक संगठन में केंद्रीय व्यक्ति कौन होता है? तो केंद्रीय व्यक्ति होता है छात्र। छात्र जो होता है, आजकल स्टूडेंट बेस्ड शिक्षा हो चुकी है, बाल केंद्र शिक्षा। ठीक है, शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और स्कूल की गतिविधियों जो होती हैं वो सब छात्र को ध्यान में रख करके तैयार की जाती थी कि छात्र का इंटरेस्ट क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सार्थक अंतःक्रिया किस प्रकार के संगठन की मुख्य विशेषता है? तो सार्थक अंतःक्रिया दोस्तों किस प्रकार के संगठन की मुख्य विशेषता है? तो शैक्षिक संगठन की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। छठा प्रश्न आपका आ चुका है, शैक्षिक प्रशासन एक है, शैक्षिक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि विज्ञान है क्योंकि यह नियोजन यानी प्लानिंग और सिद्धांतों के व्यवस्थित नियमों पर काम करता है, और कला इसलिए है क्योंकि ये मानवीय संबंधों को बहुत ही कुशलतापूर्वक संभालने के लिए मानवीय चातुर्य की आवश्यकता होती है। तो वो सब आपको शैक्षिक प्रशासन में मिलेगा। 7 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? लोकतांत्रिक प्रशासन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, ये होता है दोस्तों, ये होता है म्यूचुअल पावर पर, कोऑपरेशन पर, आपसी सहयोग पर, जिसको आप कहते हैं बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रशासन आपसी सहयोग पर ही चलता है।
8 नंबर प्रश्न है, एक स्कूल प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? एक स्कूल प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है दोस्तों तकनीकी कौशल, मानवीय संबंध कौशल और वैचारिक कौशल। ये तीनों कौशल एक स्कूल प्रशासक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न, प्रबंधन का अधिक संबंध है। प्रबंधन का अधिक संबंध नीति निर्माण से है, योजनाओं के क्रियान्वयन से है, लक्ष्यों को परिभाषित करने से, विधान से है। तो प्रबंधन का अधिक संबंध दोस्तों योजनाओं का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लान्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रबंधन जो होता है वो योजनाओं को एक प्रकार से लागू करता, क्रियान्वित करता है। 10 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नियंत्रण की अवधि प्रत्यय का क्या अर्थ है? नियंत्रण की अवधि प्रत्यय का मतलब होता है एक पर्यवेक्षक के अधीन अधीनस्थों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते दोस्तों स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का दायरा। प्रबंधन का यह सिद्धांत बताता है कि एक उच्च अधिकारी या मैनेजर अपने निचले या अपने नीचे कितने कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक संभाल सकता है या कितने कर्मचारियों को कंट्रोल कर सकता है एक उच्च अधिकारी, वही होता है नियंत्रण की अवधि। ठीक है, अगला 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में दोस्तों हम लोग किसको जानते हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब को। ए ऑप्शन में दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी इन्होंने, और उन्होंने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अंगूठा टेक नियम को हटा करके वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हाथॉर्न अध्ययन किस विचारधारा से संबंधित है? हाथॉर्न अध्ययन की अगर बात करें दोस्तों, ये मानवीय संबंध विचारधारा, ह्यूमन रिलेशंस स्कूल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रयोग हार्थन ने प्रयोग किया था 1924 से 1932 के बीच में एल्टन मियो नाम के एक विद्वान ने और उनके साथियों के द्वारा किया गया था। अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्थन प्लांट में किया गया था, इसीलिए इसको हार्थन प्रयोग कहते हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं या पैसों से काम नहीं सुधरता, बल्कि कर्मचारियों के साथ मानवीय और सामाजिक संबंध अच्छे होने से कार्यक्षमता बढ़ती है। अगर आपका कर्मचारी अच्छे से आपको एकदम से घर का समझ रहा, आप पारिवारिक माहौल में रह रहे हैं, तो वो आपका काम अच्छे तरीके से करेगा। केवल पैसे देने से काम अच्छा नहीं होता। 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मैक्स वेबर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही से जुड़ा हुआ है, सत्ता की अवधारणा दिया है, ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ है मैक्स वेबर का नाम। ठीक है, उन्होंने बताया कि किसी बड़े संगठन को चलाने के लिए लिखित नियम की जरूरत होती है, श्रम के विभाजन की जरूरत होती है और स्पष्ट पदानुक्रम की जरूरत होती है तर्कसंगत तरीके से। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी विचारधारा दक्षता और मानकीकरण पर जोर देती है? तो शास्त्रीय विचारधारा दक्षता और मानकीकरण पर जोर देती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लासिकल स्कूल, जिसमें टेलर, फियोल, वेबर ये इन सभी के सिद्धांत जो है आ जाते हैं शास्त्रीय विचारधारा में। ये लोग संगठन में कार्य क्षमता, कठोर नियमों और कार्यों के मानकीकरण पर अधिक बल देते हैं। ठीक है, अगला 15 नंबर प्रश्न, नया सार्वजनिक प्रबंधन केंद्रित है। नया सार्वजनिक प्रबंधन जो होता है दोस्तों जवाबदेही और परिणाम पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पोस्ट कार्ब में पी का मतलब क्या होता है? पोस्ट कार्ब में दोस्तों पी का मतलब जानते क्या होता है? पी का मतलब होता है प्लानिंग करना। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है? योजना बनाना, नहीं प्लानिंग करना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर मैं पूरा पोस्टमार्टम इसका पोस्ट कार्ब का कर देता हूँ। पी माने होता है प्लानिंग करना यानी योजना बनाना, ओ माने होता है ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है, यानी संगठन, एस माने होता है स्टाफिंग यानी कि एक जो है स्टाफ की व्यवस्था करना, डी माने होता है डायरेक्टिंग निर्देश देना, सी ओ माने होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी कि सभी को साथ में सहयोग करके चलना, ठीक है, आर माने होता है रिपोर्टिंग यानी कि जो है जो भी चीज़ें उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करे, बजटिंग करे, बी माने होता है बजट यानी कि आप रुपया पैसा का लेखा जोखा क्या होता है, कैसे खर्च होगा किसी संगठन को चलाने के लिए, वो सब देखता है। तो ये होता है लूथर गुलिक साहब ने दिया है। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना, किसी भी संगठन को चलाने के लिए इसका बहुत जरूरत होता है। 17 नंबर क्वेश्चन से, पोस्ट गार्ब शब्द किसने दिया है? लूथर गुलिक साहब ने दिया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूथर गुलिक साहब ने दिया है। लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक, इन दो विद्वानों ने 1937 में इस सिद्धांत को दिया। कब दिया है? 1937 में भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, और 7 कार्यों को दर्शाता है प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में। पी माने प्लानिंग यानी योजना, ओ माने ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, स्टाफिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करना, यस, डी माने डायरेक्टिंग निर्देश देना, सी ओ माने कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय स्थापित करना, आर माने रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट तैयार करना और बी माने बजटिंग यानी बजट तैयार करना। इन 7 तरीकों से क्या होता है दोस्तों,
ये सातों अक्षर से बना हुआ, इसका मतलब होता है कि जो है किसी भी प्रशासन को ऐसे नियंत्रित किया जाता है। 18 नंबर, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण। कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण को स्टाफिंग कहते हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से पोस्ट कार्य में सीओ का मतलब क्या होता है? सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, समन्वय करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, बजटिंग का संबंध किससे है? बजटिंग का संबंध दोस्तों, बजटिंग का संबंध किससे है? बजटिंग का संबंध वित्तीय योजना से है, फाइनेंशियल प्लानिंग से है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, डायरेक्टिंग में क्या शामिल होता है? डायरेक्टिंग में आदेश देना या नेतृत्व करना शामिल होता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रिपोर्टिंग किसमें मदद करती है? रिपोर्टिंग दोस्तों वरिष्ठों को सूचित करने में रिपोर्टिंग मदद करती है, यानी कि रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कार्य की प्रगति, प्रोग्रेस की रिपोर्ट तैयार करके अपने से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाए कि कार्य यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है, कि काम कैसे चल रहा है, इसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है इससे। तो वरिष्ठों को सूचित करने में ऑप्शन नंबर इसका 22 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, हस्तक्षेपवादी नेतृत्व का अर्थ क्या है? हस्तक्षेपवादी नेतृत्व का अर्थ होता है अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख 24 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक नेतृत्व को यह भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व को दोस्तों सहभागी भी कहा जाता है, यानी कि जो है पार्टिसिपेटिव कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि जो है शीर्ष पर शक्ति का संकेंद्रण हो जाना, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में चली जाना, इसी को बोलते हैं शीर्ष पर शक्ति का संकेंद्रण होने को बोलते हैं केंद्रीकरण। जबकि बी केंद्रीकरण मतलब तो सत्ता का कई लोगों के हाथों में बंट जाना, बी केंद्रीकरण कहलाता है। बी केंद्रीकरण मदद करता है किसमें? बी केंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय में मदद करता है। यह सत्ता का बी केंद्रीकरण का सिद्धांत बड़ा प्रचलित रहा और प्रासंगिक भी है। आजकल ग्राम सभा में प्रधान होते हैं, फिर उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख होते हैं, फिर जिला पंचायत के सदस्य हो, ये सब चीजें, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, निर्णय लेने में पहला कदम है। 27 नंबर, निर्णय लेने में पहला कदम होता है समस्या की पहचान, ठीक है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे पहले समस्या की पहचान करें, कोई भी चीज में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम जब पता चल जाएगी तो फिर उसके हम चीजों के बारे में जान लेंगे, प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी या प्रॉब्लम को कैसे खत्म करना है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से, शैक्षिक योजना है कि एक? शैक्षिक योजना है एक, क्या है? एजुकेशनल प्लानिंग इज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है शैक्षिक योजना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन से आपका चुका दोस्तों, कौन सा दृष्टिकोण बाजार की मांगों को पूरा करने पर केंद्रित है? 29 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, कौन सा दृष्टिकोण बाजार की मांगों को पूरा करने पर केंद्रित है दोस्तों? तो जनशक्ति आवश्यकता दृष्टिकोण जो होता है, ये बाजार की मांगों को पूरा करने पर केंद्रित होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, योजना बनाने में मदद मिलती है। 30 नंबर, योजना बनाने में मदद मिलती है अनिश्चितता कम करने में, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में, लक्ष्यों को प्राप्त करने में। इन सभी में ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सामाजिक मांग दृष्टिकोण किस पर आधारित है? सामाजिक मांग दृष्टिकोण दोस्तों शिक्षा के लिए लोगों की इच्छा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, नेतृत्व किसकी प्रक्रिया है? नेतृत्व दोस्तों दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया को नेतृत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सूक्ष्म स्तर की योजना का क्या अर्थ है? सूक्ष्म स्तर की योजना का मतलब होता है दोस्तों क्या? माइक्रो लेवल प्लानिंग रिफर्स टू प्लानिंग एट संस्थागत स्कूल स्तर पर, यानी कि इंस्टीट्यूशनल या स्कूल लेवल पर। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को माना जाता है एक क्या? खर्चा, निवेश, दायित्व या केवल उपभोग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का बी ऑप्शन, शिक्षा को एक निवेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल के लिए वित्त का आंतरिक स्रोत होता है? देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च कोई फिजूल खर्ची या दायित्व तो नहीं है, बल्कि मानव पूंजी में निवेश करना होता है, जो भविष्य में देश के विकास के रूप में एक बड़ा प्रतिफल यानी रिटर्न देता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप विदेशों से भी विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल के लिए वित्त का आंतरिक स्रोत है? वित्त यानी पैसा स्कूल में कहाँ से आता है? आंतरिक शुल्क, छात्र शुल्क, यानी स्टूडेंट फीस जमा करते हैं और उसी से चीजें चलती हैं, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन से, शैक्षिक वित्त किसके लिए आवश्यक है? शैक्षिक वित्त जो है दोस्तों बुनियादी ढांचा, यानी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, शिक्षकों के वेतन देने के लिए, शिक्षण सामग्री करेक्ट करने के लिए शैक्षिक वित्त या फीस जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, फीस से याद आया, अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करनी है
ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की 6 सेमेस्टर की या किसी भी सेमेस्टर की, तो आप प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव लिखित जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का नोट, पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव का, लिखित का सभी का अवेलेबल है। जो मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट होते हैं उन सभी का नोट, जो वीडियोस आपको यूट्यूब पर दिखते हैं उनका पीडीएफ नोट्स या प्रैक्टिस सेट आपको लेना है तो मात्र 100 रुपये फीस में आपको मिल जा रहा है। सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर का मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। आप 100 रुपये फीस जमा कर देंगे, स्कैनर भेजा जाएगा आपके पास, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देना, उसके बाद में आपको वहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों टाइप का मॉडल पेपर। तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, शैक्षिक वित्त का क्या महत्व? शैक्षिक वित्त का महत्व निहित है। शैक्षिक वित्त का महत्व निहित है गुणवत्ता सुधार में, अवसर की समानता में, शिक्षा के विस्तार में, इन तीनों में निहित है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों शिक्षण अधिगम में सुधार करना, ताकि जो है इंप्रूवमेंट एंड टीचिंग लर्निंग, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है उसमें सुधार करने के लिए पर्यवेक्षण करना बहुत जरूरी होता है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका जो निरीक्षण पर्यवेक्षण के भिन्न है। निरीक्षण जो होता है यानी कि हाउ इज इंस्पेक्शन डिफरेंट जो है फ्रॉम सुपरविजन, यानी कि निरीक्षण जो होता है आधिकारिक होता है और दोष खोजने वाला होता है। ठीक है, निरीक्षण आधिकारिक और दोष खोजने वाला है, इसीलिए वह जो है निरीक्षण पर्यवेक्षण के भिन्न होता है। अगला 40 नंबर प्रश्न है, स्कूल पर्यवेक्षण के लिए आमतौर पर कौन जिम्मेदार होता है? स्कूल पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों कौन? प्राचार्य या प्रधानाध्यापक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। नैदानिक पर्यवेक्षण किस पर केंद्रित है? 41 नंबर नैदानिक, प्रश्न फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। नैदानिक पर्यवेक्षण जो होता है यानी कि क्लिनिकल सुपरविजन जो होता है, ये दोस्तों शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए होता है। शिक्षक के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए क्लिनिकल प्रदर्शन की जरूरत, मतलब क्लिनिकल सुपरविजन की जरूरत होती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से मानवीय संबंध दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया था? मानवीय संबंध दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये दिया गया था एल्टन मियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1924 से 1932 के बीच अमेरिका में हाथर्न प्रयोग किया गया था और इसी सिद्धांत के अनुसार संगठन में केवल भौतिक सुविधाएं या पैसा ही उत्पादकता नहीं बढ़ाते, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतें, उनके आपसी संबंध, कार्यस्थल पर वातावरण कैसा है, ये सब जो है डिसाइड करते हैं कि कैसा काम होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत दोस्तों मैस्लो से रिलेटेड है। मैस्लो, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैस्लो। ठीक है, मैस्लो की अगर बात की, इन्होंने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने 1943 में अपने शोध पत्र अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में दिया था। उन्होंने मानव आवश्यकताओं को एक पिरामिड या पदानुक्रम के रूप में 5 स्तरों में बांटा है। पहली आवश्यकता मनुष्य की होती है दोस्तों शारीरिक आवश्यकता, यानी रोटी कपड़ा मकान पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता, रोजगार स्वास्थ्य सुरक्षा ये होती। तीसरा होता है सामाजिक आवश्यकता, यानी जिसमें प्यार हो गया, परिवार हो गया, मित्रता हो गई, ये सब आता है। चौथी आवश्यकता होती है व्यक्ति की सम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान और पहचान उसको मिले। पांचवी आवश्यकता होती है आत्म वास्तविकीकरण की, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना। ये 5 आवश्यकताएं होती मनुष्य के पदानुक्रम की। इसको बताया था मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो 1943 में। अगला 44 नंबर प्रश्न, स्कूल में नौकरशाही से हो सकता है? स्कूल में नौकरशाही से हो सकता है क्या? स्कूल में नौकरशाही से दोस्तों लाल फीताशाही हो सकता है। लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया, ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन से नेतृत्व की शैली निर्भर करती है। नेतृत्व की शैली दोस्तों स्थिति पर, अनुयायियों की परिपक्वता पर और कार्य की प्रकृति पर, इन सभी पर जो है निर्भर करती है। उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का अर्थ क्या है? 46 नंबर, यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का अर्थ होता है एक कर्मचारी के लिए एक बॉस। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक कर्मचारी के लिए एक बॉस। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकात्मकता का सिद्धांत प्रबंधन के विशेषज्ञ हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया था। 14 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोस्ट कार में ओ का अर्थ क्या होता है? पोस्ट कार में ओ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन करना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोस्ट कार में ओ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पोस्ट कार में ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग करना। ठीक है, पी का मतलब पूछे तो क्या बताएंगे? प्लानिंग करना यानी योजना बनाना।
ओ का मतलब पूछेगा ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, ठीक है। और एस का मतलब स्टाफिंग करना, ठीक है, यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी माने डायरेक्टिंग करना, निर्देश देना, आदेश देना। सीओ का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग यानी कि मतलब कि क्या होता है इसका समन्वय स्थापित करना लोगों के बीच में। आर माने रिपोर्टिंग करना और बी माने बजटिंग, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। 48 नंबर पी पोस्ट कार में डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया, करेक्ट आंसर 48 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, शैक्षिक प्रशासन किसकी एक प्रक्रिया है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक प्रशासन किसकी एक प्रक्रिया है, 49 नंबर। तो शैक्षिक प्रशासन जो होता है ये किसकी एक प्रक्रिया है, ये लोगों के प्रबंधन की, सामग्रियों के प्रबंधन की और विचारों के प्रबंधन की। तो शैक्षिक प्रशासन जो होता है इन सभी के प्रबंधन की एक प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर निरीक्षण आमतौर पर होता है कैसे, निरीक्षण आमतौर पर दोस्तों कैसा होता है, ये बाहरी होता है निरीक्षण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सटर्नल होता है। पर्यवेक्षण अधिक है, पर्यवेक्षण कैसा होता है, 51 नंबर। पर्यवेक्षण क्या होता है दोस्तों, सहकारी, व्यक्तिवादी, नकारात्मक या कोई नहीं, तो सहकारी। पर्यवेक्षण जो होता है अधिक कोऑपरेटिव होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से केंद्रीकरण किसके लिए अच्छा होता है, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन दोस्तों ये एक रूपता के लिए अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी केंद्रीकरण किसके लिए अच्छा होता है, 53 नंबर। बी केंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है स्थानीय समस्याओं के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें लोकल प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने की क्षमता पाई जाती है। अगला 54 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कार्य से पहले योजना बनाना। कार्य से पहले योजना बनाने को क्या कहते हैं, तर्कसंगत होता है, बताइए। कठिन है, अनिवार्य है, तर्कसंगत है, अतार्किक है, तर्कसंगत है। कार्य करने से पहले योजना बनाना एक तर्कसंगत यानी कि एक वैज्ञानिक तरीका माना जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कोई भी काम करने से पहले एक प्लान बनाने, एक योजना बना करके कोई काम करेंगे अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स आएगा। 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मानवीय संबंध यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच इम्फेसाइजेज यानी कि मानव संबंध दृष्टिकोण किस पर जोर देता है, पैसे पर, श्रमिकों की भावनाओं पर, केवल नियम पर या मशीनों पर। 55 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय संबंध दृष्टिकोण जो होता है दोस्तों, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो होता है ये श्रमिकों की भावनाओं पर जो है जोर देता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शैक्षिक प्रशासन एक क्या है, शैक्षिक प्रशासन क्या है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक प्रशासन एक क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक प्रशासन एक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन से निर्णय लेना किस प्रक्रिया का मूल केंद्र है, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग किस प्रक्रिया का मूल केंद्र है, तो नेतृत्व की प्रक्रिया का मूल केंद्र है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन से भारत में शैक्षिक वित्त का मुख्य स्रोत क्या है, भारत में शैक्षिक वित्त का मुख्य स्रोत है सरकारी अनुदान, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत या सुनिश्चित करता है कि कार्यों में कोई दोहराव ना हो, बताएं। 59 नंबर को शैक्षिक प्रशासन में कौन सा सिद्धांत या सुनिश्चित करता है कि कार्यों में कोई दोहराव ना हो, ये होता है दोस्तों कार्य का विभाजन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रबंधन का शास्त्रीय संप्रदाय मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो किस पर ध्यान केंद्रित करता है दोस्तों, वो संरचनात्मक दक्षता पर, संरचनात्मक दक्षता ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासिकल स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ये स्ट्रक्चरल इफिशियंसी पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही शैक्षिक संगठन, नौकरशाही शैक्षिक संगठन की मुख्य विशेषता क्या है, प्रबंधन, भावात्मक बंधन या अधिकारों का पदानुक्रम में लचीलापन या औपचारिक नियम, फटाफट से आप बताएंगे। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नौकरशाही शैक्षिक संगठन की मुख्य विशेषता इनमें से होती है अधिकारों का पदानुक्रम यानी कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य और लोगों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, योजना, वित्त पोषण, संगठन करना, नेतृत्व करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य और लोगों की व्यवस्थित प्रक्रिया जो होती है उसको संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग करना कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 63 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बजट शब्द आपके पाठ्यक्रम की किस इकाई से संबंधित है, 63 नंबर। बजट शब्द आपके पाठ्यक्रम की किस इकाई से संबंधित है दोस्तों, तो शैक्षिक वित्त से रिलेटेड है यानी कि एजुकेशनल फाइनेंस से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निरंकुश नेतृत्व शैली, निरंकुश नेतृत्व शैली में संचार ज्यादातर होता है, बताएं। निरंकुश नेतृत्व शैली में संचार ज्यादातर होता है दो तरफा, क्षैतिज या ऊपर की ओर या एक तरफा। 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो होता है निरंकुश नेतृत्व शैली में संचार ज्यादातर एक तरफा होता है दोस्तों, यानी कि एक तरफा होता है।
वन डे होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, प्रबंधन के लिए किस स्तर पर मुख्य रूप प्रबंधन के किस स्तर पर मुख्य रूप से तकनीकी कौशल यानी कि जो है टेक्निकल स्किल्स इसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है? शीर्ष स्तर पर, मध्य स्तर या निम्न स्तर या नीति स्तर? बताएं किस पर। 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तर या पर्यवेक्षीय स्तर जिसको आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन से, नया प्रबंधन स्कूल जोड़ देता है। बताएंगे न्यू मैनेजमेंट या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट स्कूल जोड़ देता है किस पर? ये जवाबदेही और दक्षता पर जोड़ देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दृष्टिकोण 1980 के दशक में उभरा। पारंपरिक नौकरशाही की सुस्ती को खत्म करने के लिए सरकारी और शैक्षिक संस्थानों में निजी क्षेत्र के प्रबंधन के तरीकों को अपनाने की बात करता है। इसका मुख्य जोर जवाबदेही, परिणाम और दक्षता को बढ़ाने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, योजना एक गतिविधि कैसी? बताएं। योजना प्लानिंग एक गतिविधि है। प्लानिंग भविष्य उन्मुख की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर फ्यूचर और ओरिएंटेड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियोजन या योजना जो होती है हमेशा आगे आने वाले समय के लिए बनाई जाती है। जैसे भविष्य के घर में झांकना भी इसको कहते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली में नेता। अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली में नेता जो होता है, हस्तक्षेप नेतृत्व शैली में नेता जो होता है सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का अर्थ शक्ति को स्थानांतरित करना होता है क्या? शैक्षिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति को स्थानांतरित करना। कहाँ से? केंद्रीय से स्थानीय स्तर पर। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण केंद्र से स्थानीयकरण, सत्ता को स्थानीय तक भेजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। 70 नंबर प्रश्न, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं? 70 नंबर, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नेता पैदा नहीं होते हैं बल्कि नेता को बनाया जाता है? इस सिद्धांत का नाम है विशेषक सिद्धांत, जिसको बोलते हैं ट्रेट थियरी। ठीक है, विशेषक सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है दोस्तों, ये नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। महान व्यक्ति सिद्धांत जिसको कहते हैं ग्रेट मैन थियरी कहा जाता है, उसी से जुड़ा हुआ विशेषक सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व के गुण जैसे साहस, बुद्धिमत्ता, आकर्षण जो होते हैं ये जो है जन्मजात होते हैं। इस सिद्धांत का मानना है कि नेता पैदा नहीं होते बल्कि प्रशिक्षण के द्वारा, नेता पैदा होते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा बनाए नहीं जा सकते। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण मानता है कि नेतृत्व कौशल सीखे जाते हैं, ऐसा नहीं कि पैदा होने से ही बनते हैं। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रबंधन विचार के किस संप्रदाय ने नौकरशाही की अवधारणा पेश की है? प्रबंधन विचार के किस संप्रदाय ने नौकरशाही की अवधारणा पेश की है दोस्तों? तो शास्त्रीय संप्रदाय ने की है। शास्त्रीय संप्रदाय, क्लासिकल स्कूल ने। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया है पहले कि मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का सिद्धांत प्रबंधन के शास्त्रीय संप्रदाय के अंतर्गत आता है, और यह संप्रदाय कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए स्पष्ट नियमों, औपचारिक पदानुक्रम, श्रम विभाजन और तार्किकता पर जोर देता है। नौकरशाही सिद्धांत जो है प्रबंधन में मैक्स वेबर ने दिया है। 72 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक योजना का प्राथमिक ध्यान किस पर है? बताएंगे। 72 नंबर, शैक्षिक योजना का प्राथमिक ध्यान जो होता है दोस्तों, ये शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने पर होता है। शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 73 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन का संबंध अधिक किससे होता है? बताएंगे। 73 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन का संबंध अधिक किससे होता है? तो अधिक संबंध जो होता है कार्य निष्पादन से होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, किस प्रकार का शैक्षिक संगठन पूरी तरह से राज्य के द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित होता है? निजी स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, सरकारी स्कूल या एनजीओ द्वारा संचालित स्कूल? बताएंगे। 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार का शैक्षिक संगठन पूरी तरह से राज्य के द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित होता है? वो होता है दोस्तों सरकारी स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल जो होता है ये एक प्रकार से यहाँ पर जो फंडिंग वगैरह आती है सब सरकार से आती है। ठीक है, ये एक प्रकार से
जो है जनता इसमें साथ नहीं देती, बट जबकि सहायता प्राप्त स्कूल में अलग-अलग से फंडिंग आती है, जबकि सरकारी स्कूल में केवल राज्य से फंडिंग आती है। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक निरंकुश नेता वह है जो, एक निरंकुश नेता वह है जो क्या करता है? वो सभी निर्णय अकेले लेता है, उसी को निरंकुश जो है नेता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हो गया, निरंकुश नेता उसी को कहा जाता है जो अपना निर्णय खुद ही लेता है, किसी को उसमें जो है साझेदार नहीं बन मानता है। तो आपने इन चीज़ों को देखा, आपने ये देखा भई देखो ये एजुकेशन पेपर 1 के 6 सेमेस्टर का मैंने आपको 75 क्वेश्चन्स आपको बता दिया, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेस्ट थे और इसका आंसर शीट भी नीचे मैंने लगा दिया है ताकि आप इसमें देख पाएँ, अपना प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है? मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा दूसरा चैनल है को-करिकुलर मास्टर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर आप ये वीडियो देख ही पा रहे होंगे, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिलियन जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए, ठीक है? ताकि जो है सिल्वर प्ले बटन तो आ ही चुकी है, गोल्डन भी आ जाए। क्लियर? धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।